नमस्कार दोस्तों, प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में आज एक नया वीडियो जिसमें हम आज देखने वाले हैं वेदों के बारे में। चारों वेदों का हम जिक्र करेंगे, देखेंगे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और उनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते रहे। तो आइए देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, या कहें कि वैदिक काल में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यही है। इससे आपको परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था वो भी इंपॉर्टेंट था और ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है खास इसमें। आइए देखते हैं परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनका जिक्र करेंगे और काफ़ी नई नई चीज़ें आपको भी सुनने को मिलेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नॉर्मल में नहीं मिलती होंगी, उनका भी हम जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद को हम जैसे बताएंगे तो ये सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद क्या सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है? इसके संकलनकर्ता है कृष्णद्वैपायन है। इनको वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है कि ये वेदों के संकलनकर्ता हैं। इस ऋग्वेद में क्या बताया गया, इसमें देवताओं की स्तुतियां वगैरह, उनकी पूजा वगैरह, इनको लेकर के मंत्र वगैरह इसमें बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं। इसकी जब हम बात करेंगे तो इसको हम तीन इसके कह सकते हैं भाग हैं। तीन भाग कौन कौन से? साकल है, बालखिल है और वास्कल है। साकल, बालखिल और वास्कल, इसके तीन भाग बताए गए हैं, जिसमें साकल, बालखिल और वास्कल में कितने किसमें सूक्त हैं उनका हम जिक्र आगे करेंगे। दरअसल ऋग्वेद को जो हम पढ़ते हैं तो उसको हम कई पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं किसी परीक्षा में, जब कोई किताब उठाते हैं तो किताब में आपको मिलता है कि सबसे पहले चैप्टर होता है, चैप्टर में और आप तोड़ेंगे। सबसे पहले यूनिट होता है, यूनिट के बाद चैप्टर होते हैं। चैप्टर में भी कई सारे क्या होते हैं कि दिए होते हैं, उसमें पार्ट चैप्टर के भी मिलते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे ऋग्वेद की जब हम बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे तो मंडल है। मंडल क्या है कह सकते हैं यूनिट है। उसको जब और तोड़ेंगे तो उसमें अष्टक मिलेंगे। अष्टक के बाद अध्याय है, अध्याय में सूक्त है, सूक्त के बाद फिर मंत्र हैं। इतनी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो मंडलों की संख्या 10 है, अष्टक 8 है, अध्याय 64 है, सूक्तों की संख्या 1028 है, मंत्र देखेंगे तो 10,580 मंत्र बताए गए हैं। इसमें जो मैंने बताया सूक्त 1028 है, जिसमें साकल जो भाग है इसका उसमें 1017 सूक्त हैं और बालखिल में 11 हैं। बालखिल का जिक्र अभी हम 8वें मंडल में बताएंगे कि 8वें मंडल में बालखिल का जिक्र इसमें किया गया है। और वास्कल चूंकि ये अभी कह सकते हैं इसमें ये उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं जोड़ेंगे। इसमें वैसे कहते थे 56 है। बाकी आइए देखते हैं जो मंडल हैं, यही परीक्षा में प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से मंडल हैं। प्रथम मंडल में क्या दिया गया, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में क्या क्या चीजें खास हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जितने भी मंडल हैं इन सबको कह सकते हैं हर एक ऋषि द्वारा इनका संकलन किया गया है। कहेंगे कि उनके द्वारा इसकी रचना की गई, रचनाकार हैं। तो उनको हम बात करेंगे कि जितने मंडल हैं उतने ऋषि हैं जिन्होंने उनकी रचना की। बाकी आगे चल करके इनका संकलन जो है मैंने कृष्णद्वैपायन को बताया उन्होंने किया था। तो आइए देखते हैं कि प्रथम मंडल का देखेंगे तो प्रथम मंडल का जो देखेंगे कि इनको रचनाकार हैं, इसमें अंगिरा दीर्घम है और मधुचंद हैं। वैसे और भी लोग हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। पहला आप वैसे ना भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय मंडल है गृतसमद है, गृतसमद ऋषि हैं। और तीसरे मंडल में विश्वामित्र हैं, तीसरे मंडल के रचनाकार है। इनके इसी विश्वामित्र मतलब तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का दिया गया है। दरअसल तीसरे मंडल में हम देखेंगे देवी सूक्त है, देवी सूक्त के अंदर ही गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है गायत्री मंत्र का जिक्र किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। चौथे मंडल में वामदेव का जिक्र मतलब वामदेव के द्वारा रचित है। इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया है। पांचवें मंडल में अत्रि ऋषि हैं, कोई मतलब नहीं याद रखना। पांचवें मंडल में अत्रि ऋषि हैं जिन्होंने इसकी रचना की, पांचवें मंडल की। छठे मंडल की बात करेंगे तो भारद्वाज है, ऋषि ने किए। इसमें शस्त्रों की प्रशस्ति कही गई। शस्त्रों की प्रशस्ति के बारे में जैसे आप सुनते हैं ना अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जब होता है तो उसके पहले कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, तो उनका वर्णन इसमें किया गया है छठे मंडल में। इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम सातवें मंडल की बात करेंगे तो सातवें मंडल के रचनाकार वशिष्ठ हैं। इसमें 10 रागे युद्ध का वर्णन किया गया है जो रावी नदी के किनारे हुआ था। आगे जब हम बात करेंगे राजनीतिक पहलुओं की, जब हम चर्चा करेंगे वैदिक काल के राजनीतिक क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे राजनीतिक व्यवस्था में कि आखिर तत्समय कैसा था, कौन कौन से राजा थे जिनके बीच में ये युद्ध हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सभी जिक्र बाकी मैप बना करके आपको बताएंगे। जब हम राजनीतिक क्षेत्र की जब चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे। 10 राग युद्ध का वर्णन रावी नदी के किनारे हुआ। इसमें 10 राजा वर्सेस सुदास के बीच में हुआ था। इसमें सुदास विजयी हो जाते हैं और ये राजा हार जाते हैं। तो इसमें ये आपको याद रखेगा। आगे हम बात करेंगे 8वां मंडल। 8वें मंडल में कर्ण एवं अंगिरस हैं जिन्होंने इसका जिक्र मतलब इनके रचनाकार हैं। इसी में मैंने बताया कि बालखिल जो 11 सूक्त बताए गए हैं ये इसी में है, इसी में वर्णन है 8वें मंडल में। तो याद रखिएगा बालखिल। 9वां मंडल को पावमान्य के द्वारा बताया जाता है। इसमें देखेंगे तो ये सोम देवता को समर्पित है। तो प्रश्न परीक्षा में यही आता है कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऋग्वेद का कौन सा मंडल
सोम देवता को समर्पित है, तो सोम देवता को 9वां मंडल है। और भी बता दूं ऋग्वेद जैन अवेस्ता से जो ईरानी ग्रंथ है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। उसमें भी आगे जब हम भी चर्चा करेंगे तो उसमें भी कई सारी जगहों पर जैसे सोम का जिक्र हो रहा है, वहाँ पे कुछ और मिलेगा, मुजवन पर्वत वगैरह का जिक्र होगा, तो उसमें भी उसी तरीके की कुछ चीज़ें उसमें भी बताई गई हैं। तो कुछ चीज़ों का जो हम कंपेरिजन करेंगे तो लगभग कुछ सारी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलेगी। तो सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल में देखेंगे इसका संकलन करता महासूक्त की को बोला जाता है, महासूक्ति को बोला जाता है, संकलन मतलब कि इसके रचनाकार हैं। इसमें देखेंगे तो कई सारे नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त या विवाह सूक्त का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें देखेंगे नदी सूक्त में जब हम देखेंगे तो नदी सूक्त में इस नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितनी नदियों का? 19 नदियों का उल्लेख किया गया है। और संपूर्ण ऋग्वेद में हम देखेंगे तो 25 नदियों का उल्लेख इसमें किया गया है। और संपूर्ण वैदिक साहित्य में, वैदिक संहिता में देखेंगे तो 31 है, सॉरी, याद रखिएगा। जब नदी सूक्त की बात या 10वें मंडल की बात की जाएगी तो उसमें कितने 25 मतलब 19 नदियों का उल्लेख। 10वें मंडल में जब हम देखेंगे मतलब टोटल जब हम देखें ऋग्वेद में तो 25 का उल्लेख, और टोटल वैदिक साहित्य में ही देखेंगे तो 31 का उल्लेख। 10वें मंडल में कितनी नदियों का उल्लेख है? 10वें मंडल के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? तो 19 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से ओवरऑल ऋग्वेद की बात की जाएगी तो 25 नदियों का, और ओवरऑल वैदिक साहित्य की जब बात की जाएगी तो 31 नदियों का उल्लेख उसमें किया गया है। अब इसमें पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन इसमें मिलेगा। वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें यही मिलता है, 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसमें बताए गए हैं, पुरुष सूक्त में ही है। और सूर्य सूक्त में विवाह सूक्त वगैरह भी आगे जब हम सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये सूर्य सूक्त का उसमें वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे, जो ये मैंने बताया कि मंडल इतने दिए गए हैं तो इसमें कौन सा नया है, कौन पुराना है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो इसमें जब हम बात करेंगे तो 2 से लेकर के 7 मंडल, 2 से लेकर के 7 मंडल तक सबसे प्राचीनतम मंडल बताए जाते हैं। ये क्या है? सबसे प्राचीनतम मंडल है, यही माने जाते हैं। बाकी 8वां है, 9वां है, 10वां है और पहला मंडल है, ये सब बाद में जोड़े गए थे। इसमें सबसे नवीनतम 10वां मंडल है और सबसे बड़ा भी 10वां मंडल है। और सबसे आगे जब और भी चर्चा की जाएगी तो इसमें हम देखेंगे कि जो दूसरा मंडल है वो पहला मंडल है, वो दूसरा मंडल सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा दूसरा मंडल, सबसे बड़ा 10वां मंडल, 2 से लेकर के 7 तक जो टोटल क्या है, ये सब कौन से? ये सब पुराचीन माने जाते हैं, प्राचीनतम माने जाते हैं। तो ये रही ऋग्वेद की बात है जो मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीजें इसमें बताई गई। तो इसमें कहते हैं कि मूल रूप से वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है तो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का मिला गया, लेकिन कहते हैं ये तो बाद में जोड़ा गया है, इसलिए मूल रूप से ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा नहीं मिलती। लेकिन आगे चल करके जब 10वां मंडल जोड़ा गया तो ऋग्वेद में हमें चर्चा देखने को मिलेगी कि वर्ण व्यवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। आइए जब हम बात करेंगे तो अब आएंगे यजुर्वेद पे। तो यजुर्वेद की जब बात करेंगे तो इनका उद्भव जो है वो वायु से बताया गया है। यजुर्वेद को यजु तो वायु कह सकते हैं, उद्भव हुआ है यजुर्वेद का। इसमें मुख्य रूप से याज्ञिक कर्मकांड वगैरह ये सब इसमें बताए गए हैं। इसको 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें देखेंगे तो जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में है और जो शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। तो गद्य पद्य में दोनों में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। इसमें इसको अशुद्ध वेद बोलते हैं, इसको शुद्ध वेद बोलते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद कैसा है? ये अशुद्ध वेद है और शुक्ल यजुर्वेद शुद्ध वेद है। इसमें पाठ वगैरह बताए गए हैं। पाठ वगैरह जैसे होता है ना कि मतलब कह सकते हैं आप पढ़ते हैं कि सुंदरकांड हो गया, इस तरीके से आप पढ़ते हैं लौकुश कांड, तो उसी तरीके से इसमें भी है कि इसमें कई सारे पाठ बताए गए हैं। कह सकते हैं इनके प्रकार हैं, इनको तोड़ेंगे तो इसमें मिलेगा कि मतलब इतने इतने भागों में डिवाइड किया गया। तो भाग कह सकते हैं इसमें देखेंगे तो मैत्रायणी मिलता है, काठक है, कपिष्ठल है और तैतरी है। ये किसके हैं? ये कृष्ण यजुर्वेद के पाठ हैं, चारों याद रखिएगा। और शुक्ल यजुर्वेद को हम देखेंगे तो उसको वाजसेन संहिता भी बोलते हैं। इसमें मध्याह्न दिन और कण्व है, दोनों ही मत याद करिए, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद रखिए कौन सा गद्य में कौन पद में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कृष्ण गद्य शुक्ल पद और कौन अशुद्ध? कृष्ण यजुर्वेद अशुद्ध और शुक्ल शुद्ध। इसमें ओवरऑल जब देखेंगे तो कौन सा जो वेद है वो ये गद्य पद दोनों में है तो वो यजुर्वेद है, याद रखिएगा। और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आएंगे जब साम वेद पे तो साम वेद में क्या बताया गया है कि यज्ञों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन इसमें किया गया है। वो मतलब कि सारे गामापा वगैरह सब भी इसी में सब कुछ ही मिलेगा। तो साम वेद इसमें यज्ञों पर कहते हैं कि जो संगीत का सबसे प्राचीनतम वेद भी है। इसमें जो वेद कह सकते हैं प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कह सकते हैं। बाकी जो गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है इसमें किया गया और जो मंत्रों को गाता था उसको उद्गाता कहते थे।
अब इसमें टोटल 1549 ऋचाएं या मंत्रों का जिक्र किया गया है, जिसमें से 75 स्वतंत्र हैं, बाकी शेष 1474 जो हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो इसमें कह सकते हैं इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ऋग्वेद से ली गई हैं, तो ये पूरी तरीके से लगभग जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसकी शाखाओं की बात करेंगे तो कौथुम है, रामायणी है और जैमिनी है। इसके क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं, ये शाखाएं हैं। अब इसमें प्रथम दृष्टा मतलब कि जो संकलन करता या कहें कि वो कौन थे, उनको प्रथम दृष्टा जैमिनी को माना जाता है। आगे चल करके फिर उनके शिष्य हैं जो सुकर्मा है। तो प्रथम दृष्टा कौन है? जैमिनी है, और द्वितीय कौन है? सुकर्मा है। ये कह सकते हैं इनके रचनाकार कौन है। बाकी सामवेद के तांड ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट व विलुप्त होने का वर्णन मिलता है। तो किस वेद में सरस्वती नदी के विलुप्त होने या उसके उद्भव होने का जो जिक्र मिल रहा है वो किस वेद में है? तो सामवेद में। देखिए सामवेद के तांड ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ मैंने बताया था ना, जो इनका कह सकते हैं सरल रूप है, तो उसमें जिक्र मिला हुआ है सरस्वती नदी के प्रकट होने व विलुप्त होने का वर्णन ही सामवेद में मिलता है। याद रखिएगा, सामवेद के तांड ब्राह्मण में। अब बात करेंगे अथर्ववेद की, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछे भी जाते रहे। इससे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऋग्वेद है उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि जब परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तब आप जैसे किए हुए परीक्षा में प्रश्न आपको मिलेंगे, तो चूंकि आप ज़्यादा फेमस जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, इसलिए आप जब आपको नहीं पता होता है प्रश्नों का उत्तर तो आप ऋग्वेद लगा देते हैं, बस वहीं पर आपसे गलती हो जाती है। इसलिए जरूरी चीज़ें मैंने बताई उनको नोट कीजिए। और चूंकि मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए जैसे मैंने ऋग्वेद बताया तो ऋग्वेद आपने नोट कर लिया। जब मैंने जो पूरा चैप्टर बताया तो उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दिया कीजिए। मैंने बताया ना, आप इनको नोट कीजिए जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल आपको इसके महत्व का एहसास जरूर होगा जब आप परीक्षाओं में इससे प्रश्न आप गलत करके आएंगे। इसलिए जरूरी यही कि जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट कर लीजिए। नोट करेंगे आगे आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। और एक बार चूंकि कई लोग पीडीएफ की बात करते हैं, पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ इसमें क्या है, आप इसको अपने हाथ नोट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं फोटो खींच कर कहिए तो पीडीएफ दे दूंगा, नहीं तो बाकी चाहें तो जैसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले सकते हैं। बाकी अपने आप नोट करेंगे तो फायदा ज़्यादा मिलेगा, ये मेरे कहने का मतलब है। तो इसमें क्या है कि नोट करने के बाद थोड़ी सी जगह आप नीचे छोड़ दिया कीजिए। कुछ नए फैक्ट्स वगैरह हैं जो आपको चीज़ें मिले, जैसे मान लीजिए कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं या कुछ कोई एग्जाम हुआ उससे आपको कुछ नए फैक्ट वगैरह मिले, या आप कहीं और किताब पढ़ें आपको कुछ नए फैक्ट वगैरह मिले, तो उसी में नीचे नोट कर लिया कीजिए इसी चैप्टर में ही कि अथर्व में ये चीज़ें एक्स्ट्रा कही गई, ये बातें हैं जो एक्स्ट्रा कही गई जो मैंने नहीं बताई हैं या आपने इससे पहले कभी उनको नहीं पढ़ा है, तो उनको आप वहीं नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि मैंने बताया है, ये इंपॉर्टेंट लेंगे, उनको आपको जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं अथर्ववेद में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, और काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में इससे प्रश्न भी आते हैं। तो ये देखा जाए कि अथर्ववेद में किन चीज़ों का जिक्र किया गया। तो अथर्ववेद में हम देखेंगे तो जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, औषधियाँ, विवाह से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, इसमें भूत पिशाच, बहुत सी चीज़ें इस तरीके की इसमें बताई गई हैं। इसमें जो प्रथम दृष्टा मतलब कि जो मैंने बताया ना कि अपना इसमें योगदान दिया है, तो वो कौन है? अथर्वा है। और द्वितीय है जो अंगिरस हैं, द्वितीय दृष्टा जो है वो अंगिरस हैं, इसलिए इस ग्रंथ को बोला जाता है अथर्वांगिरस, अर्थात इस वेद को अथर्वांगिरस के नाम से जानते हैं। इसमें 20 कांड हैं, 20 कांडों का जिक्र किया गया, 231 सूत्र हैं और 6000 ऋचाएं मंत्र हैं। इसमें कई सारे जो हैं जो ऋग्वेद से भी लिए गए हैं। तो इसमें 20 कांड हैं, याद रखिएगा, 231 सूत्र हैं, 6000 ऋचाएं हैं। कांड का मतलब अध्याय है। इसकी जो शाखाएं बताई गई हैं वो 2 बताई गई, जिसमें से एक पिपलाद है और सौनक है। 2 इसमें ऋचाएं बताई गई हैं, मतलब 2 शाखाएं बताई गई, पिपलाद और सौनक। इसमें जो हम देखेंगे तो इसको और किन उपनाम से जानते हैं, कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो इसमें श्रेष्ठ वेद बताया गया है। लोकप्रिय वेद है, मतलब लोक मतलब जनता, जनता के लिए बीच में मतलब उनकी बातें इसमें की गई, तो इसलिए क्या है ये लोकप्रिय है। तो लोकप्रिय वेद महिवेद है, भृंग वगिरस है, सतवेद आदि नामों से इसमें जाना जाता है। इसमें बात की गई है, इसमें जो वाचन करता था तो जिनको बोला गया ब्रह्मा नामक पुरोहित जो था इन्हें वाचन करता था। तो इसमें इसी में और जिक्र किया गया, सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, आगे हम जिक्र करेंगे। और चूंकि मैं शॉर्टकट में इधर चीज़ें लिखा हूँ, इनको नोट कीजिए। आगे जब मैंने बताया ना कि राजनीतिक और धार्मिक इन सब चीज़ों का जब हम जिक्र करेंगे तो उसमें आगे इन सब का नाम वगैरह जिक्र वगैरह आएगा, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तो सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में इन सब की आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये काफ़ी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं चाहूँ तो इसको 1-2 वीडियो में समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कल को कोई परीक्षा में आपको प्रश्न आए तो आपसे उससे प्रश्न गलत हो जाए। इसलिए जरूरी यही कि चीज़ों को समझ के पढ़िए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ चीज़ें आपको अच्छे से कि दोबारा आपको कोई किताब ना पलटनी पड़े प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए, इतना मैटर आपको इसमें मिलेगा। बाकी आप चाहें तो कई सारी किताबें होती हैं जो शॉर्टकट में चीज़ें लिखी रहती हैं, और इसलिए ज़रूरी यही कि उसमें आप देखेंगे तो एक तरफ से चीज़ें लिख दी गई हैं, हाँ ये चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिए, आप याद करते रहिए, समझिए कुछ मत। उन किताबों का
मतलब उद्देश्य यही कि आप रट डालिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है रटने के साथ साथ समझिए, उनको अपने हाथ में अपनी हैंड राइटिंग से लिख लेंगे तो और ज़्यादा फायदा रहेगा। तो इसमें जिक्र किया गया सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, और इसमें सर्वप्रथम अंग व मगध राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। इसी में जिक्र अरुंधति शब्द का मिलता है, जो एक रोगनाशक बूटी है। तो अरुंधति क्या है? रोगनाशक बूटी है, जिसका जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। तो याद रखिएगा, इसमें बताया ना कि इसमें औषधियों का जिक्र है, तो अरुंधति नामक औषधि है, औषधि। इसमें राज तिलकोत्सव में जनता द्वारा राजा को चुनने का इसमें जिक्र मिलता है कि राज तिलकोत्सव होगा, उसमें क्या करेगी? जनता राजा को चुनेगी। तो ये जिक्र किसमें? अथर्ववेद में। इसके 19वें मंडल में काल को सृष्टि का मूल बताया गया। तो इसके 19वें मंडल में बताया ना कि इसमें इसके जो 20 कांड या अध्याय, इसके 19वें में बताया गया है कि काल को सृष्टि का मूल बताया गया। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक चीज़ थोड़ा सा और जान लीजिए, जो मैंने ऋग्वेद बताया है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल को चूंकि बताया ना कि सबसे बड़ा है, तो विटलेज हैं, इतिहासकार कह सकते हैं, विटलेज हैं, इन्होंने इसको बृहद परिशिष्ट के नाम से भी जानते हैं। परिशिष्ट मतलब आगे उसमें जोड़ दिया गया, परिशिष्ट है, बृहद परिशिष्ट है, इस किसको बोला है? 10वें मंडल को बोला गया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, अच्छे से मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो समझ लीजिए कि इसमें सब कुछ माहौल ऐसा इतिहास के जैसा हो गया, दिन किताबें पलटी जा रही, सब चीज़ें आपके लिए मैटर जुटाया जा रहा है। तो इससे जरूरी यही कि इतिहास से रिलेटेड चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से नोट करिए। इससे पहले मैंने आपको देखिए प्राचीन के पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री और एशियन और मिडिवल हिस्ट्री खत्म कर चुका हूँ मैं, उनको देखिए। आप लोग देखिए, पूरा इतिहास का एक कॉम्बो पैक समझ लीजिए आपको मिल रहा है, और उसको आप देखिए और आप परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कीजिए। कोई परीक्षा हो, जैसे आप देख लीजिए आने वाले समय में कई सारी परीक्षाएं आपको मिलेंगी, जिसमें आप कोई भी राज्य स्तर की परीक्षा हो तो उसमें आपको राज्य स्तर, केंद्र स्तर, किसी भी तरीके की कोई परीक्षा आप जब देने जाएंगे तो उसमें इतिहास का देखें तो रोल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इतिहास देखें, प्रश्न करीब 25 से 30 प्रश्न, अगर जो कोई परीक्षा 150 नंबर की आयोजित हो रही है, 100 नंबर की आयोजित हो रही है, तो 150 नंबर के प्रश्न पेपर में आप देखेंगे तो 25 से 30 प्रश्न आपको इतिहास के ही मिलते हैं। और जब 100 नंबर की करेंगे तो उसको थोड़ा घटा लीजिए, 15 से 20 कर लीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से जरूरी यही कि आप उसी तरीके से लयबद्धता के साथ उनकी तैयारी कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम अब भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। भौगोलिक विशेषताओं में कहाँ तक नदियों की चर्चा होगी, भौगोलिक विशेषताओं में ही कौन कौन सी नदी को, जैसे किसका क्या पुराना नाम था उसका हम जिक्र करेंगे। और भौगोलिक विशेषताओं में हम थोड़े से कुछ यहाँ के और भी क्या क्या विशेषताएं थी उनका हम जिक्र करेंगे, मानचित्र बना करके आपको उनका जिक्र हम आपको बताएंगे क्या क्या कैसे रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, सबको ज्ञान मिलना चाहिए। धन्यवाद।